हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड योर वन एंड ओनली अकाउंटेंसी। और आज की ये वीडियो है फाइनल वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के 4 पार्ट्स मैंने आपको बताए थे, 3 पार्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं जो आप देख चुके हो। चैप्टर आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आज हम करने वाले हैं इसके फाइनल 3 टॉपिक्स जो कि ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे से ही हैं, तो आपको ईजिली अंडरस्टैंडेबल है वो, है ना, और हम आसानी से समझ भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले जैसे कि हमने स्टार्ट कर ही दिया है, तो यू कैन से इट्स काइंड ऑफ अटेंडेंस और काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, काइंड ऑफ मोटिवेशन, जो भी आप इसको जिस भी तरीके से लेना चाहो आप इसको वैसे ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सा रिक्वायर्ड है मेरे लिए, क्योंकि मुझे लगता है दिस विल हेल्प मी आउट टू स्टे मोटिवेटेड, टू प्रोवाइड यू क्वालिटी कंटेंट। तो सिंपल सा गाइज, छोटा सा एक काम करना है आपको मेरे लिए। सबसे पहले आपको कमेंट में जाके लिखना है अपना नाम, फिर लिखना है अकाउंटेंसी एंड स्टेट का नाम जहां से आप बिलोंग करते हो। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर मी, है ना, बिकॉज आई एक्चुअली वॉन्ट टू बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ दो स्टूडेंट्स जो सिर्फ पढ़ाई में इंटरेस्टेड हो। समझ में आ रही बात? सिर्फ व्यूज पाना मोटिव नहीं है, मोटिव क्या है? पढ़ाना। और सिर्फ मेरे पढ़ाने से काम तो नहीं होगा, तो आई नीड टू नो कि जो भी मैं डिलीवर कर रहा हूं वो सही जगह पे जा भी रहा है, क्या सही ऑडियंस तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो बस इतना ही कहूंगा आपसे कि ये छोटा सा कम्युनिकेशन है, आपको ये 3 चीजें कमेंट में लिख दो सो दैट मुझे पता चलता रहे कि यस आई एम ऑन द राइट ट्रैक और चीजें अकॉर्डिंगली हो रही हैं जिस हिसाब से होनी भी चाहिए। तो चलो अब बिना देरी किए हुए आप फटाफट से कमेंट में लिख दो और मैं बिना देरी किए हुए शुरू करता हूं इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, ठीक है। तो क्या है, देखो इसमें अगला टॉपिक हमारा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड द टॉपिक इज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। एक कंफ्यूजन आ जाती है, बच्चे ना एग्जाम में कंफ्यूजन में इसको गलत कराते हैं। ये टर्म पढ़ ली, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, है ना। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, जो अकाउंटिंग प्रोसेस थी वहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स तो आ चुके थे। अब बच्चों के लिए कंफ्यूजन कहां हो जाती है, वहां पर भी लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स, यहां पर भी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, सेम ही चीज लग रही है। लेकिन ये जो टर्म है ना क्वालिटेटिव, ये यहां पर एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। ये डिफरेंशिएट करता है वो जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग है और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में। समझ में आ रही बात? तो अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, तो आपको इसको ध्यान में रखना है, आप वो नहीं लिख सकते हो। ये कंफ्यूजन होती है यहां पर, लगातार रेगुलर बेस पर गलतियां होती हैं, तो आती हुई चीज भी नहीं हो पाती है ना। तो ध्यान रखना, व्हेन क्वेश्चन इज स्टेटेड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, तो क्वेश्चन इस वाले पार्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखो क्या है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि अकाउंटिंग की क्या क्या क्वालिटीज हैं सिंपली। तो सबसे पहले नंबर पर क्वालिटी आती है रिलायबिलिटी, यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है ना वो क्या है, रिलायबल है, भरोसेमंद है। जो अकाउंटिंग की जाती है उसी पे भरोसा करके कंपनी अपने कामों को फर्दर प्रोसीड करती है, यानी दीज आर रिलायबल, भरोसेमंद होते हैं। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। क्या होनी चाहिए? रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मींस इट इज वेरिफिएबल, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस एंड मटेरियल एरर, कि इसमें किसी भी टाइप का बायसनेस नहीं होना चाहिए, कोई एरर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पे आगे चल के डिसीजंस लिए जाने हैं, लिए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्या होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रेलेवेंस। रेलेवेंस का बहुत सिंपल अगर शब्द में मैं आपसे बात करूं तो रेलेवेंस का मतलब होता है मतलब की, इस तरीके से समझो आप, यानी जो इंफॉर्मेशन हमारे मतलब की है दैट इज कॉल्ड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू अस, है ना। रेलेवेंस का मतलब क्या है, जो हमारे लिए यूजफुल है, जो हमारे मतलब की है, जो हमारे काम की है। फॉर एग्जाम्पल, अंबानी ने एक नया जेट खरीदा, ठीक है, अंबानी ने एक नया जेट खरीदा, और दूसरी तरफ रिलायंस का शेयर जो इसमें तुमने पैसा लगा रखा है वो शेयर 10% से ऊपर बढ़ गया। समझे मेरी बात? रिलायंस ने, यानी अंबानी ने एक नया जेट खरीदा, और दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं कि रिलायंस का जो शेयर है जिसमें तुमने पैसे लगा रखे हैं ऑलरेडी, वो बढ़ गया 10% से। तुम्हारे लिए कौन सी इंफॉर्मेशन मतलब की है? तुम्हारे लिए ऑब्वियसली मतलब की है ये 10% वाली, क्योंकि रिलायंस, अंबानी ने जेट खरीदा हो, मर्सिडीज खरीदी हो, रॉल्स रॉयस खरीदी हो, हमारे किसी मतलब की है, मतलब की तो तब है ना जब हम खरीदेंगे अपने टाइम पर। अरे बात समझ में? लेकिन अभी हमारे मतलब की क्या है कि ये जो रिलायंस का शेयर जो बढ़ा है ना 10%, क्योंकि इसमें हमारे पैसे थे, ये हमारा मतलब की है। तो रेलेवेंस का मतलब होता है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होती है वो रेलेवेंट होती है, बिजनेस के लिए रेलेवेंट होती है, बिजनेस के लिए यूजफुल होती है, तभी उसको यूज करके अकाउंटिंग की जाती है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रेलेवेंट, है ना।
टू द यूजर्स, यूजर्स के लिए रेलेवेंट होनी चाहिए, मतलब की होनी चाहिए, बेमतलब की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अंडरस्टैंडेबिलिटी। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसमें अंडरस्टैंडेबिलिटी होती है या होनी चाहिए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर इजीली अंडरस्टैंडेबल, इजीली एक्सेसिबल। अब कोई ऐसा डेटा दे दिया जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तो अकाउंटिंग करो चाहे ना करो भैया, हमारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर हो गया, है ना। काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब होता है कि हमें क्या ही फर्क पड़ता है। तो जो चीज हमें समझ में ही नहीं आ रही है उसका हम क्या ही कर लेंगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की प्रेजेंटेशन की जा रही हो, उसकी फॉर्मेशन की जा रही हो, तो वो इस तरीके से प्रेजेंट हो कि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो टू द यूजर्स, जो उसका यूज करने वाले हैं उनको आसानी से समझ आ सके। ऐसा ना हो कि हवाई जहाज बन के सर के ऊपर से निकल जाए, तो दैट वुड बी कंप्लीट वेस्ट। समझ रहे हो आप, तो इंपॉर्टेंट है ना। तो इट मीन्स दैट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ मैनर दैट यूजर्स आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, कि जो यूजर्स हैं उसको आसानी से समझ सके, इजीली अंडरस्टैंड कर सके। बात समझ में आ रही है, इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडेबिलिटी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इज कंपेरेबिलिटी। यानी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होती है ना वो कंपेरेबल होती है। क्यों कंपेरेबल होती है? क्योंकि जो अकाउंटिंग है वो एक रेगुलर प्रोसेस है और वो हर साल की जाती है। तो एवरी सिंगल अकाउंटिंग पीरियड हैज इट्स ओन अकाउंटिंग प्रोसेस, है ना। तो हर साल अकाउंटिंग हो रही है, तो हर साल अगर अकाउंटिंग हो रही है तो एक साल की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से दूसरे साल की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कंपेयर किया जा सकता है। यानी आपको पता लगाया जा सकता है आपके द्वारा कि पिछले साल कंपनी की हालत कैसी थी, इस साल कंपनी की हालत कैसी है, आज से 5 साल बाद पहले कंपनी की हालत कैसी थी। क्यों? क्योंकि हर साल का डेटा अवेलेबल है। क्योंकि अकाउंटिंग क्या करता है? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, यानी सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। तो जब हमारे पास रिकॉर्ड सिस्टमैटिक रखे हुए हैं तो हमने 5 साल पहले वाली इन्फॉर्मेशन उठाई और आज की इन्फॉर्मेशन उठाई, दोनों को कंपेयर कर लिया, हमें पता चल गया कि भाई 5 साल पहले हम यहाँ पर खड़े थे, आज हम यहाँ पर खड़े हैं, है ना। तो कंपैरिजन 2 तरीके से होता है, ये समझो आप। कंपैरिजन एक होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन, यानी जब हम कंपनी अपने अंदर की ही पोजीशन को कंपेयर करते हैं कि आज से 5 साल बाद हम कैसे थे और आज की डेट में हम कैसे हैं। हम दोनों केस में हम ही हैं, अंदर अंदर, यानी ये जो कंपैरिजन चल रहा है वो कंपनी के अंदर अंदर ही चल रहा है, कंपनी के अंदर अंदर ही कंपैरिजन चल रहा है। इसे बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। और एक होता है इंटर फर्म कंपैरिजन, इंटर फर्म कंपैरिजन। तो इंटर क्या होता है? जब एक कंपनी अपने कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करती है अपने आप को। फॉर एग्जाम्पल देखो यहां पर MI है, चलो MI को हटाते थोड़ी देर के लिए क्योंकि कंपैरिजन में नहीं आएगा। सैमसंग है, सैमसंग का कंपैरिजन अगर एप्पल से हो रहा है तो दोनों ही गैजेट्स बनाती हैं। लेट्स से कि फोन, एक सेगमेंट है फोन वाला, मोबाइल फोन वाला, तो दोनों ही मोबाइल फोन बनाते हैं। तो मोबाइल फोन वाले सेगमेंट में अगर सैमसंग है वो अपने आप को कंपेयर करता है एप्पल से, तो ये इंटरफर्म कंपैरिजन हो जाएगा कि आज से 5 साल पहले हम कहाँ थे और आज की डेट में, और एप्पल कहाँ था और आज की डेट में हम कहाँ हैं और एप्पल कहाँ है। और आपको बता दो, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है आपको, कि जो सैमसंग है ना उसने एप्पल को आउट परफॉर्म कर दिया है। यानी आज की डेट में फोन की मार्केट की अगर बात करें तो सैमसंग की मार्केट ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा वेल नोन है एज कंपेयर टू एप्पल। समझ में आ रही बात? तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इंटरफर्म कंपैरिजन, यानी एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ कंपैरिजन करना। और इंट्रा का मतलब क्या होता है? कंपनी के अंदर अंदर। आप इंटर को ऐसे समझो ना, इंटरकास्ट मैरिज सुना है ना आपने? इंटरकास्ट मैरिज, अगर आपको लगता है कि ये इंटर और इंट्रा में कंफ्यूजन रहेगी तो इंटरकास्ट मैरिज तो सुना है ना, जब एक कास्ट की मैरिज दूसरी कास्ट के साथ होती है, एक कास्ट की दूसरी कास्ट के साथ होती है, तो वहां पे इंटर टर्म यूज होती है, INTER, इंटरफर्म, है ना। तो इंटर का मतलब क्या है? अलग अलग कंपनी। इंट्रा का मतलब है एक ही कंपनी का, ठीक है। तो इसके साथ खत्म होता है हमारा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। गाइस एक छोटी सी बात बता दो आपको कि हो सकता है कि फॉर द टाइमिंग आपको लग रहा हो कि यार ये चैप्टर की वीडियोस बड़ी 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 बन रही है, लंबी लंबी बन रही है। आई एग्री, आई एब्सोल्युटली एग्री, ठीक है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, फाउंडेशन जो है ना वो हमेशा स्ट्रांग होनी चाहिए, बेस हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। अभी अगर मैंने भगदड़ मचा दी ना तो आपको बेस ही समझ में नहीं आएगा, और अगर बेस समझ में नहीं आएगा तो आने वाले चैप्टर्स आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। तो इनिशियल लेवल पे वीडियोस मे गो लॉन्ग, बट इसके साथ क्या होगा ना, आने वाले टाइम जो वीडियोस होंगी वो अपने आप ही छोटी होती चली जाएंगी, शॉर्ट होती चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, और अगर बेसिक्स क्लियर होंगे तो चीजें फटाफट मैं आपको समझा सकता हूं, है ना। अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग आप शॉर्टकट के लिए जाना भी मत, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। शॉर्टकट के लिए जाओगे तो एक ट्रैप में फंस जाओगे बच्चों, और कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अकाउंट्स इज नॉट समथिंग जो आपकी लाइफ में यूज नहीं होगी। अकाउंट्स इज
अ सब्जेक्ट जो आपकी लाइफ का पार्ट होने वाला है अगर आप अकाउंटिंग के लाइन में ही आगे जाने वाले हो तो। फॉर दैट रीजन योर बेसिक्स शुड बी क्रिस्टल क्लियर। आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो अभी जल्दबाजी मचाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ऐसा कोई लोड है नहीं आपके ऊपर। अभी आप तसल्ली से टाइम ले सकते हो, इसलिए मैं आपको टाइम दे भी रहा हूं, इसलिए इतनी लंबी लंबी वीडियोस बन भी रही है। क्यों? क्योंकि बेसिक्स ना बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अदरवाइज इंट्रा और इंटर को समझाने का क्या मतलब बनता है मेरा? देखो अपने आप जाके, समझ रहे हो? तो अभी हम पॉइंट टू पॉइंट चीजों को क्लियर करके चल रहे हैं, और अगर हमने पॉइंट टू पॉइंट अभी क्लियर नहीं किया तो आने वाली जो चैप्टर्स होंगे ना वो हमें बड़ी दिक्कत दे देंगे। तो फॉर दैट रीजन ओनली अभी हम वीडियोस थोड़ी लेंथी कर रहे हैं, सो दैट एक एक पॉइंट, एक एक एस्पेक्ट क्लियर हो जाए, छूटे कुछ भी ना। एक बार बेस क्लियर हो जाए, एक बार फाउंडेशन क्लियर हो जाए, तो ऊपर कितनी भी इमारतें बनाओ, कितनी भी मंजिलें बनाओ, तो आगे वाले जो चैप्टर्स हैं वो मंजिलें हैं तुम्हारी, वो इजीली बनते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे, समझ में आते चले जाएंगे जल्दी जल्दी। बट फॉर द टाइम बीइंग इट इज नीड ऑफ द आवर टू इन्वेस्ट टाइम इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दीज प्रॉपरली। ठीक है गाइज? तो थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, आई एडमिट इट, और मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? तो चलो अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, और टॉपिक क्या है? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देखो अकाउंटिंग का जो मेन काम होता है ना, मेन मुद्दा है अकाउंटिंग का, वो होता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ठीक है? अकाउंटिंग इसलिए की जाती है क्योंकि अकाउंटिंग जो है ना एक सर्विस है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। ठीक है? और ये एक सर्विस होती है ना? अब इसमें कोई प्रोडक्ट तो दिख नहीं रहा आपको, एक सर्विस हो रही है ना? तो सर्विस से क्या निकलती है? इंफॉर्मेशन। सर्विस से क्या मिलती है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का जो यूज है वो कौन कौन करते हैं? अब सिंपल सा टॉपिक है यहाँ पर कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज कौन कौन करते हैं, किस किस के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है यूजफुल। दो लोगों के लिए होती है। एक होते हैं इसके इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स आर दोज यूजर्स जो बिजनेस के अंदर रहकर ही बिजनेस को यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, सॉरी, जो बिजनेस के अंदर रहते हुए इंफॉर्मेशन की नीड होती है उनको, क्योंकि अगर ये इनको पता नहीं चलेगा तो फिर कोई फायदा ही नहीं है बिजनेस करने का। फॉर एग्जाम्पल ओनर, दैट इज मालिक ऑफ द बिजनेस। आप खुद सोचो, लॉजिकल बात करते हैं, क्या मालिक को नहीं पता होना चाहिए कि बिजनेस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है? ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू हिम और हर और देम और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर मैं अपना इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूं और मुझे पता ही नहीं है कि मेरे इंस्टीट्यूट में कौन कब किस टाइम क्लास ले रहा है, तो हाउ वुड आई बी एबल टू मैनेज माई इंस्टीट्यूट? सिंपल है ना? कैसे मैनेज करूंगा जब मुझे यही नहीं पता चल रहा कि मेरे बिजनेस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कौन सा टीचर कब क्लास ले रहा है, किसी क्लास कैसी हो रही, किसी क्लास कैसी नहीं हो रही, तो हाउ वुड आई बी एबल टू मैनेज दिस इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड? आई विल नॉट बी एबल टू, राइट? सिंपल है ना? तो यही चीज है। सबसे पहले ओनर जो है कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल इन द बिजनेस एंड दस ही आर एक्सपोज टू मैक्सिमम रिस्क, क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्क उसी बंदे का है ना, मालिक का ही है, तो उसको वो डिजर्व करता है कि उसको हर एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। दूसरे नंबर पे आती है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट वो लोग हैं जो डिसीजंस लेते हैं, मैनेजर्स। अब मैनेजर्स को डिसीजंस लेने के लिए इंफॉर्मेशन तो चाहिए होगी ना। जहां भी आप रहते हो वहां पे एक वेलफेयर एसोसिएशन होगी मान लो, है ना? जो वेलफेयर एसोसिएशन है उनका काम क्या होता है कि जो सोसाइटी है उसके लिए काम करना। अब अगर मान लो कि एक सड़क है जिस पे रेगुलर बेस पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, गड्ढे हो रखे हैं उस पे, मैन होल्स खुले हुए हैं वगैरह वगैरह, है ना, और मैनेजमेंट तक ये बात पहुंची नहीं अभी तक, तो वो रोड बनवाएंगे कैसे? If they are unaware of the information, तो how would they be able to act on that? समझ रहे हो आप? तो एक्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और वो इंफॉर्मेशन कहां से आती है? अकाउंटिंग से। समझ रहे हो? और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यानी कि मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है, और मैनेजमेंट कौन होगा? इंटरनल यूजर्स, क्योंकि ये बिजनेस के अंदर है। तो जो लोग बिजनेस से जुड़े हुए इंटरनली, दे आर कॉल्ड इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो पहले नंबर पे कौन आया? ओनर्स, मालिक। दूसरे नंबर पे कौन आया? मैनेजमेंट। तीसरे नंबर पे कौन आएगा? एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। ठीक है, थोड़ी सी यहां पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसको गलती से यहां पर डाल दिया हमने। ठीक है, तो एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स जो होते हैं ये भी बिजनेस के अंदर है, बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, इनको बोनस चाहिए होता है ना, इनको अपनी रेम्यूनरेशन चाहिए होती है, तो ये बिजनेस से इंटरनली कनेक्टेड है, बिजनेस से इंटरनली कनेक्टेड है। तो इसलिए ये कौन है? ये है इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। अब इसमें तुमने देखा है ना, अगर शायद तुमने पुरानी मूवीज देखी होगी तो देखा होगा अनिल कपूर ब्लू कलर की ड्रेस पहन के मोर्चे पर खड़ा हो जाता था, किसके लिए? अपने एम्प्लॉयज के हक के लिए, कि भाई हमें बोनस नहीं मिला, हमारा वर्किंग कल्चर अच्छा नहीं है, ये वो ब्ला ब्ला। तो होता है ना उनके अंदर एक जो नेता होता है, यूनियन का जो लीडर होता है ना, तो ऐसे ही उनकी डिमांड्स हो सकती हैं, उनके बोनसेस हो सकते हैं, प्रॉफिट का पार्ट हो सकता है, सैलरीज टाइम पर है, वर्किंग कल्चर वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो ये इंटरनली कनेक्टेड है, तो इनको भी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए
कि अगर हमारे साथ कोई चीज, हमें सैलरी नहीं मिल रही, बोनस नहीं मिल रही, तो क्यों नहीं मिल रही, क्या कंपनी को इतना प्रॉफिट नहीं हुआ, और अगर प्रॉफिट हुआ तो क्यों नहीं मिल रही। तो दे नीड टू नो दिस इन्फॉर्मेशन, उनको पता होना चाहिए, है ना। उनको सबको ना पता हो भले, बट उनके बिहाफ पे जो लीडर है उसको पता होना चाहिए। समझ में आ रही बात। तो इसको बोलते हैं इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर दोज यूजर्स जो बिजनेस में इंटरनली रहकर बिजनेस से रिलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल। अपने आप को नाम से जस्टिफाई करा, एक्सटर्नल यानी इनका बिजनेस के अंदर कोई हित नहीं होता। दे आर नॉट इंटरनली कनेक्टेड टू द बिजनेस, एक्सटर्नली कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्होंने मान लो कंपनी को लोन दिया हुआ है, तो इन्हें कंपनी से इंटरेस्ट चाहिए, पता होना चाहिए कि हाँ भाई हमारा ये जो लोन है लौटा पाएंगे नहीं लौटा पाएंगे, ठीक है। हम इनको लोन दे, आप सपोज लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हो एज ए कंपनी, तो उनको आपसे क्या चाहिए होगा, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए होगी, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी इसको, सो दैट दे कैन गिव यू लोन, ठीक है। और उनको एश्योरेंस होना चाहिए कि यू विल बी एबल टू पे देम बैक, है ना। तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल यूजर्स, जो कि बिजनेस में जुड़े हुए नहीं है, बिजनेस से बाहर है। नेक्स्ट हमारा रिसर्चर्स, जो लोग रिसर्च कर रहे होते हैं, कि मान लो कि कंपनी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, जो नए इंटर्नशिप वगैरह भी कर रहे होते हैं, कई बच्चे आपने देखा होगा, या रिसर्च कर रहे होते हैं कि कंपनी किस तरीके से काम करती है, तो वो जाते हैं कंपनी टू कंपनी और कंपनी से उनकी इंफॉर्मेशन लेते हैं, समझ लो, रिसर्च करने के लिए, सो दैट दे कैन कंक्लूड समथिंग, या कोई प्रोजेक्ट है उनका जो उनको कंप्लीट करना है, या कोई रिसर्च कर रहे हैं कि भाई हाउ कंपनी बिहेवियर वर्क्स, या एम्प्लॉयज का जो थॉट प्रोसेस है वो किस तरीके से काम करता है, बिजनेस में थॉट प्रोसेस क्या होती है, वगैरह वगैरह, किसी भी पर्पस से वो रिसर्च कर रहे हो, तो रिसर्चर्स यूज देयर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन देयर रिसर्च वर्क, अपनी रिसर्च वर्क में उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आर दोज पीपल जिन्होंने आपको पैसा दिया है, उनको आपसे अपना पैसा वापस चाहिए। तो ये बिजनेस के अंदर नहीं होते हैं, ये बिजनेस के बाहर होते हैं, क्योंकि आपने बाहर के किसी बंदे से लोन लिया है, वो अपना पैसा वापस मांगेगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सटर्नल यूजर है। नेक्स्ट हमारा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को आपसे क्या चाहिए होता है, टैक्स चाहिए होता है। गवर्नमेंट को आपसे क्या चाहिए, टैक्स चाहिए होता है। तो गवर्नमेंट का टैक्स लौटाओगे ना आप, तो अगर नहीं लौटा रहे हो या कितना लौटा रहे हो, किस बेसिस पे लौटा रहे हो, तो आपको ITR भरनी पड़ती है ना। वो कंपनी की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ही होती है एक तरीके से, ठीक है। तो जो कंपनी है, कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करनी पड़ती है, सो दैट वो अपने टैक्स रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट से डिस्कस कर सके, या गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे कर रहे हैं, कितना पे नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट को पता होना चाहिए। तो गवर्नमेंट बेसिकली आर दी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर अ कंपनी इन ऑर्डर टू गिव टैक्स, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड देम सब्सिडी, ये जो भी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का और कंपनी का रिलेशन होता है कि कंपनी को गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से वो कनेक्टेड है एक्सटर्नल यूजर के फॉर्म में। नेक्स्ट हमारा इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स वो लोग हैं जो कंपनी में पैसा लगाते हैं। इन्वेस्टर्स वो लोग हैं जो कंपनी में पैसा लगाते हैं। तो जो कंपनी में पैसा लगाते हैं, जैसे मान लो कि मैंने किसी कंपनी में पैसा लगा रखा है 1000 रुपये, अब मैं 1000 रुपये का मालिक तो हो गया, लेकिन क्या मुझे वो राइट्स मिलेंगे जो 50% या 60% वाले शेयर होल्डर को मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, ऑब्वियसली नहीं मिलेंगे भाई। 1000 रुपये लगा के बैठा हूं मैं, और 1000 रुपये में चाह रहा हूं कि मेरे को मालिकाना हक मिल जाए, कि सारी मीटिंग्स में से पूछ के हूं, वोटिंग राइट्स मिल जाए मेरे को, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। बट मैं इन्वेस्टर तो हूं ना, मेरा पैसा तो इन्वेस्टेड है उस कंपनी में, है ना। तो इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, जो कंपनी में पैसा लगाते हैं या लगाना चाहते हैं। तो अगर मुझे कंपनी में पैसा लगाना है तो आई मस्ट नो कि बिजनेस की हालत कैसी है, प्रॉफिट कमा के देगी भी, क्या मेरा 1000 रुपये लगाना वहाँ वेस्ट तो नहीं हो जाएगा? तो मैं क्या हो गया, उसकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूजर। मैं नेट पे जाऊंगा, सर्च करूंगा कंपनी के बारे में सब कुछ, तो बेसिकली मैं उस इन्फॉर्मेशन का क्या हो गया, यूजर हो गया। तो एक्सटर्नल यूजर में कौन कौन आ गए? सबसे पहले नंबर पे आपने क्या देखा, सबसे पहले नंबर पे आपका आता है बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सबसे पहले नंबर पे आता है आपका बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फिर आते हैं आपके रिसर्चर्स, फिर आते हैं आपके क्रेडिटर्स, फिर आते हैं आपकी गवर्नमेंट, फिर आते हैं इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, एंड दिस इज इनफ। तो दो टाइप के यूजर्स होते हैं, एक होते हैं इंटरनल यूजर्स जो बिजनेस के अंदर रहकर बिजनेस से रिलेट करते हैं, और एक्सटर्नल यूजर्स जो बिजनेस के बाहर रहकर बिजनेस से रिलेट करते हैं। ये दोनों, इन दोनों को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड होती है, ठीक है। तो ये हमारा खत्म होता है टॉपिक। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने के दो सिस्टम्स है बच्चों, दो, मात्र दो। पहला सिंगल एंट्री सिस्टम, दूसरा डबल एंट्री सिस्टम। तो अपनी बुक को उठा के देखो, वहां लिखा होगा डबल एंट्री। तो डबल एंट्री का मतलब क्या होता है? ड्यूअल एंट्री। कोई भी ट्रांजैक्शन जो होती है ना, उसके ड्यूअल इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। मान लो कि मैंने एक दुकानदार से मैगी खरीदी, तो मेरा पैसा गया, लेकिन दुकानदार के पैसा आया भी तो दुकानदार के पास, मेरा पैसा गया है लेकिन उसके पास पैसा आया है। तो एवरी ट्रांजैक्शन दैट टेक्स प्लेस हैज टू इफेक्ट। मैंने अकाउंट से पैसा निकाला तो मेरे पास पैसा आ गया, लेकिन बैंक का पैसा गया भी तो है,
समझ रहे हो, बैंक की लायबिलिटी भी तो कम हो गई है, मेरे पास पैसा आ गया, मेरी एसेट हो गई, लेकिन मैंने अपने पैसे निकाला है तो बैंक के पास जो मेरा पैसा उधार था वो लायबिलिटी भी तो कम होगी बैंक की। तो हर ट्रांजेक्शन के कम से कम 2 इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये होती है डबल एंट्री। अब डबल एंट्री का मतलब है जब हम दोनों एस्पेक्ट को देखते हैं, लेकिन बात करनी है हमें यहां पर पहले सिंगल एंट्री सिस्टम की। तो सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है? सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि जब 2 ट्रांजैक्शंस में से हम एक ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, एक ट्रांजैक्शन में जो 2 एस्पेक्ट होते हैं उसमें सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को देखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, कंसीडर करते हैं, इसे बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। सिंगल एंट्री सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड, जब इसके अंदर कोई बुक बनती है तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड बुक्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। बुक्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, नाम से जस्टिफाई हो रहा है, इनकम्प्लीट है, सिंगल एंट्री है, जहां पर डबल एंट्री होनी चाहिए थी वहां पर सिंगल एंट्री हो रही है। ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज टेकन इनटू कंसीडरेशन, ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज टेकन इनटू कंसीडरेशन, यानी एक एस्पेक्ट को देखा जाता है, बस मैंने मैगी खरीदी है, दूसरे वाले एस्पेक्ट को नहीं देख रहा कि उसके पास पैसा गया भी है दुकानदार के पास, मैं बस देख रहा हूं कि मेरा क्या हो रहा है, मेरा भला हो रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरा क्या हो रहा है, आई एम जस्ट लुकिंग एट वन स्टेप, वन एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। अ सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज अ फॉर्म ऑफ बुक कीपिंग इन विच ईच ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड एज अ सिंगल एंट्री लॉग। सिंगल एंट्री, भैया हमारी कंपनी के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है बस वो रिकॉर्ड करो, बाकी किसी के ऊपर कुछ भी पड़ रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। दिस इज व्हाट वी कॉल सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। तो दूसरा आता है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट्स? ये नाम से क्लियर है अपने आप को, डबल एंट्री, जहां पे दोनों साइड की एंट्री की जाती है, डेबिट वाला एस्पेक्ट भी देखा जाता है और क्रेडिट वाला एस्पेक्ट भी देखा जाता है। तो इट इज द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग वेयर बोथ द ट्रांजैक्शंस आर टेकन इनटू कंसीडरेशन एंड ऑल्सो आर रिकॉर्डेड। इनको दोनों ट्रांजैक्शन एस्पेक्ट को देखा भी जाता है और रिकॉर्ड भी किया जाता है, ठीक है। सिंपल है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो डबल एंट्री सिस्टम मींस अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन विच रिकॉग्नाइजेस एंड रिकॉर्ड बोथ एस्पेक्ट्स, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जबकि सिंगल एंट्री में सिर्फ उस एस्पेक्ट को देखा जाता है जो कंपनी के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, सिर्फ कंपनी में पड़ने वाले इफेक्ट को देखा जाता है, दूसरे इफेक्ट को नहीं देखा जाता। जबकि डबल एंट्री में दोनों एस्पेक्ट देखे जाते हैं, डेबिट वाले एस्पेक्ट को भी देखा जाता है और क्रेडिट वाले एस्पेक्ट को भी देखा जाता है, और इसी के साथ होता है आपका चैप्टर समाप्त, ठीक है। 4 पार्ट्स में 4 पार्ट्स हैं, थोड़े बड़े हो सकते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है बीच में वीडियो के कि बड़े हो सकते हैं लेकिन वैल्यू है, वैल्यूएबल है, ठीक है। मतलब जो आप टाइम इन्वेस्ट करोगे ना वो आपका टाइम यूज हुआ बढ़िया से, ठीक है। क्योंकि आपको अभी बेस बनाना है तो कोई जल्दबाजी मत करो, टेक योर टाइम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी कोई रश नहीं है, पढ़ो आराम से, वीडियो समझो, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा हो कमेंट करके बता दो, उससे रिलेटेड जो भी आपके लिए सोल्यूशन निकाल सकते हैं निकालेंगे फॉर श्योर। बाकी बात आती है चैप्टर के नोट्स की, क्योंकि सिर्फ समझने से तो काम बनेगा नहीं, याद भी करना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा इंस्टाग्राम हैंडल, इस पर जाके हमें डीएम कर देना, डायरेक्ट मैसेज कर देना, NOTES नोट्स, आपको एक लिंक मिल जाएगी, लिंक को क्लिक करते आप डायरेक्ट चले जाओगे ड्राइव पर। ड्राइव पर इसके नोट्स बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं और 200 नोट्स है, बिल्कुल जाके पढ़ो, परफॉर्म करो, इतना ही करना है आपको, इतना ही है काम आपका, ठीक है। तो बाकी ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, मिलते हैं अगले चैप्टर की वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दिस इज पंकज राय साइनिंग आउट।